नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग। नमस्कार। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ गए, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ गए और आज ताल ठोके की शुरुआत में एक लाइटर नोट के साथ कर रहा हूं। ये जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे आप लगातार जी न्यूज़ पर देख ही रहे हैं। तो इन नतीजों के आने के बाद मुंबई में और महाराष्ट्र में कुछ गाने बज रहे हैं। वो गाने क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, 20 साल के बाद दो भाई एक मंच पर आए थे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। तो राज ठाकरे के घर के बाहर से डायलॉग सुनाई देता हुआ सुना गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उद्धव ठाकरे के घर से अजय देवगन का वो डायलॉग सुना गया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कांग्रेस के कार्यालय से भी ये गीत बजता हुआ सुना लोगों ने। वो गीत था कि गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना। उसके बाद अजीत पवार, छोटे पवार साहब जो कि अलग चुनाव लड़े थे, उनके घर से भी एक गाना बज रहा था कि हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर। कुछ गाने और सुने गए। एकनाथ शिंदे के घर से भी गाना बज रहा था कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और अंत में बीजेपी मुख्यालय से भी लोगों ने गाना सुना कि मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। लोकसभा से विधानसभा तक, विधानसभा से एमसीडी तक, एमसीडी से बीएमसी तक। मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। चुनाव के नतीजे कुछ इस तरीके के हैं कि ये गाने अगर सचमुच में बज भी रहे हो इन जगहों पर तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, बीएमसी में 3 दशक के बाद ठाकरे की सत्ता जा रही है। महाराष्ट्र के 29 निकायों में से 23 पर बीजेपी प्लस आगे। और अब ये मैं लाइटर नोट पर नहीं, सीरियस नोट पर बात कर रहा हूं। विपक्षी दल कई जगह अपने ही गढ़ में हार रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अब महाराष्ट्र में अकेले के दम पर बाकी पार्टियों से काफी आगे निकल चुकी है। ठाकरे परिवार एकजुट होकर भी मुंबई से बाहर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। 20 साल के बाद एक मंच पर आना काम नहीं आया। नतीजे आते ही फिर से चुनाव में गड़बड़ी के आरोप शुरू हो गए हैं कि स्याही मिट रही है। यानी पहले ईवीएम, उसके बाद वोट चोरी, अब स्याही। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में अब बाकी पार्टियों से काफी आगे निकल चुकी है? क्या अब ठाकरे परिवार के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल है? पवार परिवार के लिए क्या ये नतीजे परेशान करने वाले हैं? और भी कई सवाल हैं जो बीच बीच में हम ताल ठोक कर पूछते रहेंगे अपने मेहमानों से। कई खास मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले, उनका परिचय कराने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जगह एक भगवामय वातावरण था। वोट चोरी के मुद्दे में तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार इस तरह के आरोप करते रहते हैं। बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे। का पूरा मैंडेट रस्ते पे उद्धव साहब और राज साहब ने फिर भी ये सब रिजल्ट आया है, ये सबको पता है ये रिजल्ट के पीछे राज क्या है। कमीशन के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर देश के अंदर लगातार सवाल खड़े हुए हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। हमारे लोकप्रिय नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है प्रोग्रेस को लेके महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो ही देखने मिल रहा है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए कि आखिरकार जनता बार बार कांग्रेस के विचार को, उनकी सोच को क्यों नकारे। महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे, ये जो राणे साहब की हंसी आपने अंत में देखी है, ये इन्होंने पोस्ट किया है अपना वीडियो। इसमें कुछ इन्होंने कहा नहीं है, सिर्फ ये 30 सेकंड तक ऐसे हंसते रहे। इंट्रोडक्शन करा देता हूं, आज हमारे पैनल में कौन कौन है। डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता।
चाइना एनसी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना से हमारे साथ, शिंदे से। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में। हमारे साथ एनसीपी शरद से प्रणय अजमेरा प्रवक्ता मौजूद रहेंगे आज के इस डिबेट में। नफीस अंसारी हमारे साथ नेता हैं एमआईएम के, लगातार आप उन्हें ताल ठोके की डिबेट में देख रहे हैं, आज भी वो मौजूद हैं। राजेश कोटिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ शिवसेना यूपीटी से निसार अहमद नेता जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले निसार अहमद साहब का ही रुख कर लेते हैं। निसार अहमद साहब, राणे साहब की हंसी आपने देखी और सुनी होगी, कहा तो इन्होंने कुछ नहीं है लेकिन ये हंसी काफी कुछ कहती है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नीतीश राणे साहब को पूरा महाराष्ट्र जानता है, वो किस तरह की राजनीति करते हैं। उनको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ठाकरे मडार न खत्म हुआ है न खत्म होगा। अभी इसी चुनाव में आप देख लीजिए, मराठी अस्मिता पे लोगों ने उनको वोट दिया है, कम नहीं है। देखेंगे आगे आने वाले दिनों में, चुनाव आता जाता रहता है, हमारी पार्टी और अच्छा करने की कोशिश करेगी। कि महाराष्ट्र के लिए प्रगति, आज कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो। जी शायना, मैं आता हूं आपके पास। निसार अहमद साहब, सवाल ये है कि आपने कहा कि फिर आएंगे, सवाल ये है कि बचा क्या है? आपको नहीं लगता कि ठीक है मराठी मानुष की बात की वजह से नहीं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से जो कुछ आपको मिला, क्योंकि हम भी लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि जितनी भी यूपीटी के पास सीट्स आई हैं शिवसेना के पास, वो मुसलमानों ने भरोसा जताया है, जो कि कभी भी शिवसेना उद्धव की राजनीति का हिस्सा नहीं रहा। नहीं, आप देखिए, मुसलमान भी इस मुल्क का शहरी है, बम्बई का शहरी है, उसका अपनी मर्जी से वोट देने का हक है। और आप देखिए कि 2 से जब बीजेपी आज इतनी आ गई तो हम तो 74-75 पे, कल कुछ भी हो सकता है। और उद्धव जी ने, उनकी पार्टी ने कभी कोई तुष्टीकरण नहीं किया। ये तो इल्जाम है उनके ऊपर भी, मुसलमानों पे भी। बीजेपी का काम ही हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा बीजेपी के पास क्या है? आप बताइए किस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है वो? हिंदू मुसलमान निकाल दे तो बीजेपी के पास तो कुछ भी नहीं रह जाता। आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आप तुष्टीकरण की आप बात करें, मुझे बताइए, बाला साहेब जिंदा होते तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो पाता कभी? अब ये तो कांग्रेस जाने, बाला साहब होते तो क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन उम्मीद हम रखते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती, प्रतिस्पर्धा होती। नहीं, अच्छा दुश्मनी नहीं होती तो नहीं, दुश्मनी नहीं होती तो राज ठाकरे के एक मंच पर आने के बाद कांग्रेस आपसे दामन क्यों छुड़ा लेती, बताइए? अब कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा, 2 भाइयों का मिलन, अब वो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। मुद्दतों बाद उठाए थे पुराने कागज, साथ मेरे तेरी तस्वीर निकल आई है। तो हम लोगों को तो अच्छा लगा, हम उनके साथ चले गए। जिन लोगों को अच्छा लगा उनके साथ चले गए। अब इनको नहीं अच्छा लगा तो हम क्या कर सकते हैं। निसार अहमद साहब ने एक शेर के साथ अपनी बात खत्म की है। डॉक्टर जफर इस्लाम, कोई शेर आपको भी याद आता है मौजू पर आज के? देखिए, ऐसा कहते हैं मुंबई में एक नूर साहब की एक शेर है, उसको बोलते हैं, इतने हिस्से में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो आज उनका यही हाल है। देखिए ना, शिवसेना कैसे बिखर गई है। अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है किसका? तो जिससे अच्छे दिनों में साथ लिया नहीं, अच्छे दिनों में तो किनारे रखा, बुरे दिनों में साथ है। अभी भाई जिनकी जमीन ही खिसक चुकी है, वो दूसरे खिसकी हुई जमीन को लेकर क्या करेंगे? तो राज ठाकरे का भी इस बार पूरे तौर से एक्सपोज हो गए, उद्धव ठाकरे भी पूरे तौर से एक्सपोज हो गए। और इनको समझ में आ गया कि जो बाला साहब के समय में जो एक मान सम्मान जो ठाकरे परिवार को मिलता था, वो अब रेलेवेंस खत्म हो गया और खत्म होता जा रहा है। हकीकत में यह है कि ये जीत इस बात को दर्शाती है कि आदरणीय फडणवीस जी और हमारे केंद्रीय लीडरशिप, खासकर हम कहेंगे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की जो रणनीति होती है और जमीन पर उतारने का काम जो आदरणीय फडणवीस जी ने किया और शिंदे जी ने मिलकर जो जमीन पे उतारा है, उस स्ट्रेटेजी को देखिए, उसका फल आप सबके सामने है। उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हम जमीन पे जनता के साथ खड़े होते हैं, जनता को समझते हैं, जनता के मिजाज को समझते हैं, जनता की एक्सपेक्टेशन को समझते हैं और जनता को केंद्रित रख के हम अपने सारे जो भी विषयों पे बात करते हैं जनता को केंद्रित रख के करते हैं। जब जनता के सामने आप खड़े होकर जनता को केंद्रित रख के बात करेंगे तो जाहिर है जनता का समर्थन भी प्राप्त होता है, जनता का
आशीर्वाद भी मिलता है। आज जो इनको मिला है, जो जिस बात के लिए जाने जाते थे मराठी मानुस, आज वो पूरे तौर से देखिए फडणवीस जी और शिंदे जी के साथ खड़ा होता है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कांग्रेस में जब 2 फाड़ होगा, इस जो उबाटा में 2-3 फाड़ होगा, उसके बाद ये पार्टी ही नहीं बचेगी इस लायक की जो डबल 2 फाड़ करेगा कौन? आप करेंगे या अपने आप होगा? अरे अब आप देखिए ना, अभी घमासान अभी साथ आए थे, फिर से जुदा हो जाएंगे। अच्छा, तो और यहाँ पर जो वोट बैंक जिससे अभी इनको मिला है, ये वोट बैंक भी धीरे धीरे इनसे खिसक जाएगा। इसलिए कि हकीकत है कि अपॉर्चुनिस्टिकली जो है उनको ये वोट मिला, अपॉर्चुनिस्टिकली इन्होंने टारगेट किया उस वोट बैंक को, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं होना, ना इनका फायदा होना, ना उनका फायदा होने वाला। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो मजबूत तरीके से जो महायुति जो काम कर रही है, जिसका शायना जी भी अभी जिक्र कर रही थी, आप थोड़ी देर में सुना होगा कि जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रा को पुश किया है, जिस तरह से हमने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की है, जो हमने काम किया, चाहे रेलवेज हो, चाहे लोकल रेलवेज हो, ट्रेन हो, चाहे आप मेट्रो हो, चाहे आप बसेस हो, चाहे सड़कें हो, और जो आगे आने वाले काम है, जो कॉन्क्रेटाइजेशन है रोड का, और उसके अलावा बहुत सारे काम जो हमने किए हैं, वो आगे और इस दिशा में काम अब होगा, जिससे कि जनता जो है और खुश होगी और जनता का समर्थन और हमें आगे आने वाले दिन में प्राप्त होगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और आप देखिएगा कि हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और पूरे तौर से। लेकिन जानकारों का मानना है कि विकास लोगों ने थोड़ा साइड में रखा है इस बार, इस चुनाव में विकास का मुद्दा चला नहीं है। लेकिन हम तो विकास को नहीं, बीजेपी और शिवसेना की जीत को लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि विकास की तो बात ही नहीं की थी बीजेपी और शिवसेना ने, बात होती रही। एक मिनट देखिए, जो मुंबई से है ना, उनसे आप पूछिए। मैं मुंबई का हूँ, इसलिए शायना जी हैं। जो लोग सफर करते थे पहले इनके जमाने में, और आज जरा से पूछ लीजिए बंबई में अंदर जब शहर में सफर करते हैं, तो आप कितना जल्दी एक दूसरे से जगह से पहुंच जाते। ये किसकी देन है? ये फडणवीस जी की देन है। फडणवीस जी ने ये काम किया है, जमीन पुतारा, लोगों का समर्थन। अरे भाई, उससे पहले एकनाथ शिंदे भी आपके सीएम रह चुके, उनकी भी थोड़ी तारीफ कर दीजिए। 100% मैंने कहा दोनों ने किया है। मैंने पहले उनका भी तारीफ किया और थोड़ा शायना जी के लिए छोड़ दिया है। वो कैसे तारीफ अपने नेता की, वो भी तो तारीफ करेंगे। मैं शायना एनसी जी के पास जाऊं उससे पहले नफीस अंसारी साहब के पास जाना चाहूंगा। नफीस अंसारी को मैं एमआईएम का जेनजी नेता और जेनजी प्रवक्ता मानता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं वो नफीस भाई। लेकिन कोशिश तो अच्छी रही इस चुनाव में एमआईएम की, लेकिन एक जो मन की मुराद थी वो पूरी नहीं हो पाई। कि आपने कहा था कि आप चाहते कि हिजाब वाली कोई मुस्लिम महिला मुंबई की मेयर बने, तो वो नहीं हो पाएगा इस बार तो कम से कम आपका सपना ये टूट गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अनुराग मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश का सबसे बड़ा शो ताल ठोक के मुझे बोलने का मौका देने के लिए जी। एंड जहां तक बात हिजाब की बात है, देखिए ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, ये तो जनता के हाथ में था। हम लोगों ने एक विजन दिया कि हमें महाराष्ट्र को, मुंबई को विकसित बनाना है। वो कोई भी बना सकता है, साड़ी पहनने वाली भी बना सकती है, हिजाब वाली भी बना सकती है, पर हम चाहते थे कि हिजाब वाली बनाए, अगर कोई ये ना समझे कि हिजाब पहन कर कोई आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, जनता ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है। अभी मुझे पता चला कि एमआईएम एटलीस्ट 6 बीएमसी में सीटें जीत रही है और 89 सीट 13 कॉर्पोरेशन में जीत रही है। तो हमें तो रिस्पांस बहुत बेहतर मिला है। लेकिन मेयर देखिए, ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी का बनने वाला है शिंदे के साथ मिलके। तो एटलीस्ट मैं एक युवा भारतीय होने के नाते मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता जी है, मैं उनसे मौदेबाना गुजारिश करता हूँ कि आपको मालूम है मुंबई में लोकल ट्रेन में हर रोज लोग मरते हैं। आप तो लोकल ट्रेन में सफर नहीं करते, पर मैं जाता हूँ तो वही सफर करता हूँ क्योंकि मैं मिडिल क्लास का आता हूँ। तो क्या आप लोकल ट्रेन के लिए कुछ करेंगे? और आज जो वहां पानी जाम होता है, क्या उसके लिए कुछ करेंगे? और सबसे बड़ा खुलासा मैं करता हूं, लेट मी कंप्लीट, कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो रिजल्ट सामने आया है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और गुनाहगार कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता है, उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो बीजेपी को आकर कोई जवाब दे। पूरा इलेक्शन उन्होंने बीजेपी के लिए खाली छोड़ दिया। और यही हरकत कांग्रेस ने बिहार इलेक्शन में भी की थी। कांग्रेस बिहार में बीजेपी से लड़ ही नहीं रही थी, वो सीमांचल में घुसकर एमआईएम से लड़ रही थी। पूरा कांग्रेस का कैडर सीमांचल में एमआईएम से लड़ रहा था। तो ये साफ जाहिर है बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का एजेंट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और हम बीएमसी में लगभग 8 से 10 सीट जीतने वाले थे, 4 से 6 सीट पर कांग्रेस ने वोट काटकर हमें पीछे कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं है, इतना तो पता चल रहा है कि देश के लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर धीरे धीरे वो एमआईएम के साथ आ रहे हैं।
तो एमआईएम के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। 6 बीएमसी में सीट और 89 कॉर्पोरेटर्स। अब बताइए अगर नफीस भाई अगले इलेक्शन में सारे मुसलमान एमआईएम के साथ आ गए तो फिर ठाकरे बंधुओं का क्या होगा? मैं तो ये सोचकर थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ। चलिए मेरे साथ राजेश कोटियन अच्छा जफर मैं राजेश कोटियन का रुख करूं। उससे पहले जफर भाई के लिए सवाल था नफीस का, उसका जवाब जफर भाई। हाँ, नफीस अंसारी साहब को मैं कह रहा हूँ, अच्छे प्रवक्ता है, एमआईएम के यंग ब्लड है। जी जैसे आपने कहा, आपको जो विकास देखना चाह रहे हैं, और वैसे मैं भी बहुत ट्रैवल करते हैं, मेरे बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। इस चीज से आप टीका टिप्पणी से दूर रहा कीजिए। दूसरे के बारे में, अपने बारे में जरूर बताइए, दूसरे के बारे में बिना जाने हुए टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो विकास आपको दिखेगा, चाहे लोकल ट्रेन में या आपको बस में, सर्विसेज में, हर जगह इंप्रूवमेंट दिखेगा। और सिर्फ मैंने कहा ना, हमारा सारी स्ट्रेटेजी केंद्रित रहती है आम नागरिक के लेके। आम नागरिक की जो आशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, एस्पिरेशंस है, उसी को डिलीवर करेंगे। हमारा गवर्नेंस मॉडल ही ये कहता है, डिलीवरी बेस्ड गवर्नेंस मॉडल। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप 5 साल बाद जब बोलेंगे कि बीजेपी ही रहे, मैं 5-7 सीट लेकर खुश हूं। कांग्रेस नहीं आए, बीजेपी सरकार रहेगी, और बीजेपी जो है ट्रिपल इंजन के साथ प्रदेश के और खासकर मुंबई का विकास करते रहे। जी मैं शायद आ रहा हूँ। एक ऑब्जेक्शन है ठीक है, मैं नफीस आता हूँ आपके पास। नफीस भाई आता हूँ, समय है हमारे पास। नफीस भाई समय है, नहीं मुद्दा कोई छूटेगा नहीं। शाइना के पास चलते। शाइना एनसी, शाइना सुनिए मेरा सवाल सुनिए। शाइना, एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है ऑन ग्राउंड, उस आधार पे हम जीत के आए हैं। लोग कहते हैं नहीं, बट लेकिन जफर इस्लाम तो कह रहे हैं कि फडणवीस साहब के काम पर जीत कर आए हैं। और जो लोग सुनिए मेरी बात, जो लोग घर से अपनी राजनीति करते हैं, वहां जनता ने उनको बता दिया है कि आप घर बैठ के ही वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और जो वर्क फ्रॉम होम होता है, तो ये स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं कि जब एक मेट्रो बनता है, जब एक कोस्टल रोड बनता है, जब अटल सेतु बनता है, जब ट्रांस हार्बर लिंक, इससे हर एक मुंबईकर की जिंदगी में परिवर्तन आता है। और जब आप पर्यावरण की बात करते हैं, तो 17,000 करोड़ जो एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने घोषित किया, ये होती है एक अलायंस और एक धर्म। इनके मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू हृदय सम्राट का जिक्र भी नहीं था, मराठी मानुस का जिक्र भी नहीं था, हिंदुत्व को लेके भी कोई टिप्पणी नहीं, सिर्फ याद करना मराठी मानुस को इलेक्शन के वक्त। लेकिन हमारे नेता ने गिरनी कामगार हो या बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट हो या 17,000 घर जो दिए यहाँ पर रमाबाई नगर में, ये स्थानिक लोगों के साथ रेजोनेट किया। और इसलिए ये स्पष्ट है कि ये स्पष्टीकरण मैं देना चाहती हूं कि जब बीजेपी शिवसेना एकजुट काम किए, तो काम किए महाराष्ट्र और मुंबई के हित में। ठीक है शाइना, लेकिन जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है महाराष्ट्र में, चाहे वो निकाय में हो या बीएमसी में हो, आपको नहीं लगता कि शिवसेना शिंदे के लिए एक तरीके से थ्रेट भी है कि हमें उस वाली शिवसेना ही नहीं, आने वाले समय में इस वाली शिवसेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं एक चीज स्पष्ट यहां कहना चाहती हूं कि एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना का वोट शेयर 20% है, बीजेपी का 34, मिला के 54% हम लोग साथ में लड़े। ऐसा नहीं कि एक जगह पे आप लड़े, एक जगह पे हम लड़े। ये उबाटा सेना जो 120 जगह पे लड़ी थी विधानसभा में, वो 20 विधायक भी नहीं जीत के आए। हमारा स्ट्राइक रेट क्या था? 80 जगह हम लड़े और 60 जगह पे हम जीत के आए। ये स्थानिक स्वराज में भी आप देखेंगे तो 27 महापौर, जहां किसी ने कल्पना ही नहीं की, वहां हम 53 महापौर जीत के आए। तो ये है सच्चाई। आप जिस ढंग से विश्लेषण करना चाहें आप कीजिए, हम काम करते रहेंगे, क्योंकि एकनाथ जी ने हमेशा कहा डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन। ठीक है, अभिज्ञान मेरे साथ हैं, मेरे वरिष्ठ हैं। अभिज्ञान,
आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि बहुत सारे समीकरण बदले हैं, न केवल बीएमसी के चुनाव नतीजे, हालांकि जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी यही मेरा मानना रहेगा कि बहुत सारे समीकरण बदले हैं। निकाय चुनाव ने, बीएमसी ने, बहुत सारे समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र के, मुंबई के बदले हैं। किसी की राजनीति खत्म हुई है, किसी की राजनीति शुरू हुई है, किसी की खत्म हो सकती है। आपका आकलन क्या कहता है? 25 साल से ज़्यादा हो गया मुझे मुंबई को देखते हुए। पहला पॉइंट तो मेरा ये कि एक किस्म का ये रिजेक्शन है लेगेसी पॉलिटिक्स को लेकर। तो जो लोग अपने परंपरावादी तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, एक हिस्से ने उनको इस बार एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये सबसे मूल परिवर्तन है मेरी नज़र में, जो आगे और स्पष्ट होता जाएगा। दूसरा, आपको इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि बीजेपी की राइज, क्योंकि बीजेपी उन बैस्टियंस को जीतती आ रही है जहां पर पहले किसी और की पकड़ थी, तो उसकी राइज को आपको रीड करना पड़ेगा। मैं हमेशा से इस थ्योरी को मानता हूं कि मुंबई को और महाराष्ट्र को दो अलग अलग नजरियों से देखना चाहिए जहां तक सियासत का सवाल है। तो बीजेपी को देखिए कि वो एक्चुअली दूसरों से धीरे धीरे बैस्टियन छीन रही है। आज वो अलायंस में, सही बात है, और उस अलायंस का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो बीजेपी का ग्राफ है डिफरेंट इलेक्शंस को लेके, ये तो बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन था। अगर आप उसको पहले के इलेक्शन से भी तुलना करिए और असेंबली इलेक्शन से भी तुलना करिए, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है महाराष्ट्र की सियासत में कि बीजेपी उन पार्टियों से उन इलाकों को छीन रही है जहां पर पहले अलग पार्टियों की प्रबलता थी। और दूसरा देखना अब वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि सिर्फ नाम की सियासत, सिर्फ लेगेसी की पॉलिटिक्स, पवार से लेकर ठाकरे तक, ये अब कितनी दूर जाएगी, ये कहां तक सरवाइव करेगी। निसार अहमद साहब, मराठी मानुष की बात की उद्धव ठाकरे ने, आपने कहा भी कि देखिए मराठी मानुष का ये रिस्पॉन्स है कि इतनी निराशाजनक प्रदर्शन नहीं रहा है शिवसेना यूबीटी का। लेकिन आपको लगता है कि जो राज ठाकरे को एक मंच पर लाना था वो गलत हो गया? लोगों ने इसे अवसरवादिता की राजनीति समझा, क्योंकि उन्होंने आते ही अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को लात मार के भगा दूंगा अगर हिंदी थोपने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं आपके खिलाफ गया, कांग्रेस का छिटक जाना, राज ठाकरे का एक मंच पर आना, वरना नतीजा कुछ और भी हो सकता था। तो देखिए, मैं उद्धव जी के साथ में हूं और उनका जो भी फैसला हुआ हम उनके साथ में हैं, और कल भी जो फैसला होगा हम उसके साथ रहेंगे। दूसरी बात, अभी जफरुल इस्लाम साहब हैं और शाइना बहन हमारी हैं, ये लोग तय कर लें किसकी वजह से चुनाव जीत रहे हैं, शिंदे साहब की वजह से कि भाजपा की वजह से। पहले ये लोग ही आपस में तय कर लें। हम लोग तो कम सीट पाए, हम तो इनको मुबारकबाद भी दे सकते हैं। भाई अभी अंसारी साहब ने कहा था, सही बात है, 10 से 12 लोग रोज मरते हैं लोकल ट्रेनों में। ये दुख सबका दुख है, उसमें हम भी मरते हैं, आप भी। ये कैसे दूर होगा? इसमें मिलजुल के चाइना बहन भी काम करें, जफर इस्लाम साहब भी काम करें। ये बहुत बड़ा बंबई का दुख है। और भी मसाइल है, हमें उम्मीद है। नहीं तो बीएमसी में आपने रहते हुए क्या किया फिर? अब आप अपने आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता ने हमें खारिज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम गलत काम करते थे, हम काम ही नहीं करते थे। तो आप खुद पर ही निसार साहब सवाल उठा रहे हैं। अगर हमारी पार्टी काम नहीं करती तो 30 साल लगातार कैसे रहती उसमें, आप बताइए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फिर भी 12 लोग कट रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोकल ट्रेनों से। ये आंकड़ा भी तो फिर आप ही के खाते में जाएगा। ये शिवसेना की केंद्र में सरकार तो है नहीं, रेलवे बीएमसी में आता नहीं है, तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी लोकल पार्टी पे आप मत दीजिए तो अच्छा है। ये दो लोग बैठे हैं, इनकी सरकार दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में भी है। मैं जवाब दे देता हूं। इनसे मुझे उम्मीद है कि ये लोकल ट्रेन का मसला हल करेंगे। ठीक है, एक मिनट, अब अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आता हूं। 20 सेकंड में एक पॉइंट रखना चाह रहा हूं। मैंने अपनी किताब में भी इसका मेंशन जिक्र किया है, और बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है ना, नकारात्मक राजनीति, ये वो युग नहीं है, लुंगी की बजाओ पुंगी वाला युग नहीं है। तो बार बार ये रिटोरिक अगर वहां पर लीडर्स एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इतनी हो गई है वहां पर अलग अलग लोगों के आकर बसने की, तो लोग इसको अब रिजेक्ट करेंगे। और सेकंड पॉइंट, मैंने बहुत सालों से मैं कह रहा हूं कि इंटर स्टेट माइग्रेशन भी बहुत होता है महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से भी लोग मुंबई में आते हैं। तो नेगेटिविज्म आप अगर
किसी भाषा को आधार बनाकर, व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर, समुदाय को आधार बनाकर, किसी के किसी इलाके से आने को आधार बनाकर, तो ये बहुत लंबा, ये नेगेटिविज्म आपको कोई बढ़िया भाषण करवा देगा, ताली बजवा देगा, हाँ। उससे ज्यादा ये अब आपको पॉलिटिकली बहुत कुछ यील्ड करने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से ये स्थानीय चुनाव इस बात के भी क्लियर इंडिकेटर है। बिल्कुल। डॉक्टर जफर इस्लाम, आप अब अपनी बात रख सकते हैं, बोलिए। देखिए, पहले तो अभी सरताज साहब ये कह रहे थे, निसार साहब सॉरी, कि ये डिसाइड कर ले कि हम दोनों में से कौन, फडणवीस जी की वजह से जीत हुई है कि शिंदे जी की वजह से जीत। तो मैं इनको साफ बता देता हूँ पहली बात को कि देखिए, महायुति तो आपने सुना होगा, आपके गठबंधन में बड़ा ये है, कभी कोई साथ रहता है, कभी छोटे पवार महायुति में आप शामिल करके बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं उनको? नहीं, वो भाई हमारे साथी है। तो सुन लीजिए, अभी साथ में है ना, सरकार में ही तो साथ में है। तो देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर लड़े, हमारे में यूनिटी है। और यूनिटी इसलिए है कि हम, फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सत्ता पाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। हमारा मिशन कुछ और है। हमारा मिशन है कि ईज ऑफ लिविंग, एक आम नागरिक की ईज ऑफ लिविंग, उसकी जिंदगी में बेहतर कैसे कर सके। और इसीलिए जितने भी डिसीजन होते हैं, आप एक छोटा सा मिसाल, एक बैक टेस्टिंग कीजिए, जितने वेलफेयर स्कीम हुए, जितने स्कीम्स हुए, जितने पॉलिसी मेकिंग हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, हजारों पॉलिसी डिसीजन लिए सरकार ने, और उसके देखिए उसके पीछे क्या है, एक ही चीज पे केंद्रित है, एक आम नागरिक को कैसे फायदा होगा। उसके बिना कोई डिसीजन नहीं होता है। तो इसलिए इसका फायदा जब एक आम नागरिक को होता है तो उसका फायदा दिखता है। अब ये कह रहे हैं कि हमें भी उम्मीद है, बहुत अच्छी लगी बात आपकी, बहुत अच्छी लगी निसार साहब, आपको उम्मीद करनी चाहिए, इसलिए कि आपको अपनी पार्टी से जो नहीं, जिसके बारे में आपने बयान भी कर दिया कि जो नहीं हुआ है, अब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर होगा, सारी चीजें होंगी। जैसे कोस्टल रोड से अभी कितना आराम से आप घूमते होंगे, आगे भी बन रहा है, अभी बांद्रा तक है, बांद्रा सीलिंग से निकलने के बाद अब पीछे से बन रहा है, आप वर्षों और आगे जाके आप दहीसर तक चले जाएंगे, वहां तक जाने का मौका मिलेगा आपको, और आधे घंटे में 35 मिनट में आप पहुंच जाएंगे वीटी से वहां तक। ठीक है। तो ऐसे कई ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होगी जिससे फायदा आपको होगा, और लोकल ट्रेन के बारे में। प्रणय अजमेरा हमारे साथ, प्रणय अजमेरा आ गए, उनके पास जाऊं उससे पहले शायना एनसी अभिज्ञान जो कह रहे थे बात, उन्होंने मेरे सवाल को एलेबोरेट किया। बीजेपी इस तरीके से अपनी छतरी खोल रही है कि वो कई बार अपने क्षत्रपों की सीटों पर भी काबिज हो रही है। आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की शिवसेना बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पोजीशन में रह नहीं जाएगी? ये एक संकट है जिसे आप भले कितनी भी खूबसूरती के साथ मैनिपुलेट करना चाहें, लेकिन हो नहीं पाएगा। आपको एक नई रणनीति पर काम करना होगा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज शिंदे सेना यानी कि शिवसेना ओरिजिनल सेना 2 नंबर की पार्टी है पूरे प्रदेश में। आज जब हम विश्लेषण करते हैं कल्याण डोंबिवली में, हम नहीं बोलते हैं कि शिंदे सेना को इतने सीट्स मिले या बीजेपी को इतने, हम बोलते हैं कि महायुति, हम बार बार बोलते हैं कि महायुति को इतने सीट्स मिले हैं। मेरी विनंती है कि आप महायुति की प्रस्तुति करें, क्योंकि जब अलायंस बनता है तो वो अलायंस बनता है पूरे प्रदेश के लिए। ये कन्वीनियंस नहीं है जहां आप सिलेक्टिवली चेरी पिक करते हैं। तो महायुति का जो आपने बड़ी देखिए खूबी से महायुति पर बात ले आई शायना एनसी, सुनिए, लेकिन हाँ मैं समझ गया आपकी बात। स्पष्ट होता है कि डेवलपमेंट का एजेंडा और प्रोग्रेसिव गुड गवर्नेंस। हाँ जरूर 25 साल में एक एसटीपी नहीं बनता है तो सवाल उठता है। जब 25 साल में खड्डे मुक्त मुंबई नहीं कर सकते हैं तो उठता है। जब 26 कॉन्ट्रैक्टर्स जाते हैं जेल में तो सवाल उठता है, क्योंकि ये सब इश्यूज आम नागरिक तक पहुंचता है। और भ्रष्टाचार की बू, जहां ये 74,000 करोड़ का जो बजट है बीएमसी में, सभी की आंखें वही थी। हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति वो ये है कि हम कैसे ये पैसा जुडिशियसली स्पेंड करें ताकि आम मुंबईकर एमएमआर रीजन में सभी। ठीक है शायना, अब देखिए जफर इस्लाम ने बात शुरू की थी तो कहा था फडणवीस साहब के कामों का नतीजा है, शायना ने बात शुरू की थी तो कहा था कि एकनाथ शिंदे के कामों का नतीजा है। अब दोनों महायुति की बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक ही डिबेट में दोनों भटकने से बच गए और महायुति पर आकर रुके। प्रणय अजमेरा मेरे साथ हैं, लेकिन सवाल प्रणय अजमेरा ये बहुत बड़ा है कि एनसीपी के लिए अब थोड़े असमंजस
असमंजस की स्थिति हो गई, बड़ी एनसीपी के लिए भी और छोटी एनसीपी के लिए भी। इस चुनाव के बाद एक आत्ममंथन का दौर तो चलेगा पार्टी के अंदर भी। प्रणाम अनुराग भाई, और पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट हो गया। अनुराग भाई, मंथन तो होना ही है, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं वो निश्चित रूप से हमने जो अपेक्षा की थी उस अनुसार नहीं आए हैं। किंतु मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। अगर हम आज जीते नहीं है तो हम सीखे जरूर हैं। अरे आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो राजनीति के चाणक्य हैं, ये सीखने सिखाने का दौर कब तक चलेगा? वो तो राजनीति के चाणक्य हैं। देखिए जिंदगी में सीखने और सिखाने का दौर आजीवन चलता रहता है। ए मैन शुड कीप लर्निंग ऑलवेज, ये हमेशा हम मानते हैं। और आज ये बात भी तो है ना, ये बात भी तो है कि पवार साहब इतने साल पॉलिटिक्स में रहे, महाराष्ट्र में बड़ा नेता रहे, लेकिन कभी बीएमसी नहीं जीत पाए। चलिए क्रेडिट देना पड़ेगा फडणवीस जी को, ये क्रेडिट देना पड़ेगा शिंदे जी को, ये दोनों को। प्रणय को सुन लेते, वैसे वो लेट जुड़े। बोलिए प्रणय, बोलिए। अनुराग भाई, जफर भाई ने बीच में टोका है, तो मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के ही सर्वोच्च नेता श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगा। आजकल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, वो हालांकि अटल जी की कथनी और करनी को भूल गए, पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा। अटल जी ने बहुत अच्छी बात की थी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो ये भाजपा भी किसी जमाने में दो एमपी वाली पार्टी थी संसद में, आज उनके 250 एमपी हो गए। आज हमारी भी स्थिति थोड़ी सी विकट हुई है। हमारे को जो डिसीजन आए हैं, जो जनता ने कॉल दिया है, वो हमारे पक्ष में नहीं दिया, किंतु इससे हम कहीं हारने वाले नहीं है, इससे हम कहीं रुकने वाले नहीं है, इससे हम कहीं झुकने वाले भी नहीं। हम लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। मैंने आपको टोका नहीं, मैंने सिर्फ इतना बताया कि शरद पवार जी बहुत ही बड़े लीडर हैं, कोई छोटे मोटे लीडर नहीं, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उतनी लोकप्रियता होने के, इतने सालों 50 साल राजनीति में रहने के बावजूद बीएमसी कभी जीत में नहीं पाए। ये श्रेय तो आपको देना पड़ेगा फडणवीस जी को, शिंदे जी को। देखिए जफर भाई, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बड़े नेता हैं, अमित शाह जी भी बहुत बड़े नेता है, पर वो भी कभी तमिलनाडु नहीं जीत पाए, केरल नहीं जीत पाए। इस बार आपका सपना पूरा हो जाएगा। इस बार तमिलनाडु में आपका सपना, मेरा सपना नहीं है भाई साहब, भाईजान जफर भाईजान, ये सपना मेरा नहीं है, ये सपना हमारा सपना है, लेकिन आप हमारे कार्यकर्ताओं। अच्छा प्रणय भाई, सपना है। तो ये जो आपने प्रणय भाई कही ना जफर भाई, प्रणय भाई मुझे बताइए कि ये उसका सिर्फ मैंने उत्तर दिया है। हाँ, ये शिवसेना उद्धव क्यों नहीं जीत पाए? ठाकरे राजनीति तो चल जाती है, जो राज ठाकरे की ठोकरे राजनीति थी शायद ये नहीं चली, जो उन्होंने आकर के मंच पर एकदम मुखर हो गए, इस वजह से कांग्रेस भी अलग हो गई, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा। आपको लगता है कि ये ठाकरे अगर अपनी राजनीति के मूल पर रहते तो शायद नतीजे कुछ और होते? लगता है आपको ऐसा? देखिए, इस बारे में वक्तव्य करना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी प्लानिंग के अनुसार अपनी एक रणनीति बनाती है और उस रणनीति के अनुसार चुनाव में लड़ती है। भाजपा की भी एक अपनी रणनीति होती कि बांटो, धर्म को चुनाव के बीच में ले आओ, जातीयवादी मुद्दा उठाओ, जो विकास का मुद्दा है उससे भटका दो, ये भाजपा की राजनीति की नीति होती है। उसी प्रकार राज ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की भी कोई नीति हो सकती है। शायद वह नीति लोगों को इस बार पसंद ना आई, या लोगों ने उस नीति को ना अपनाते हुए दूसरी राजनीति को पहले विधानसभा में ठाकरे पसंद नहीं आए, अब निकाय चुनाव में और बीएमसी में ठाकरे पसंद नहीं आ रहे, तो क्या प्रणय भाई ये माना जाए कि ठाकरे की राजनीति खत्म होने की ओर शुरू हो चुकी है? देखिए, ऐसा कभी नहीं होता अनुराग भाई, राजनीति कभी किसी की कोई खत्म नहीं होती, बस ये दौर होता है, कभी दौर अच्छा होता है, कभी दौर बुरा होता है। आप कह रहे हैं कि राजनीति खत्म हो गई, भाई साहब 60 से 70 सीटों पे अभी भी वो जीते हैं। नहीं 60 से 70 सीटों पर जीते हैं, बट टाइटैनिक भी ऐसे ही डूबा था, थोड़ा धीरा करके, धीमे थोड़ा करके टाइटैनिक भी ऐसे ही डूबा था। बाला साहब ठाकरे की राजनीति से अलग तरह की राजनीति वो कर रहे हैं। बाला साहब की राजनीति इस तरीके की राजनीति नहीं थी, कांग्रेस के साथ आना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना। आप क्यों नहीं आलोचना करने से आप डर क्यों रहे प्रणय भाई? मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं लोकतंत्र का सिपाही हूं और लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सभी को है और अपने विचार खुलकर रखने में हम विश्वास रखते हैं। मुझे जो लगता है वो बोलने का अधिकार मेरा है। जिस रणनीति के साथ
ठाकरे जी की सेना और राज ठाकरे जी की पार्टी मैदान में उतरी, वह रणनीति शायद जनता को पसंद नहीं आई, उस वजह से चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन यही ठाकरे ब्रदर्स इसे मुंबई की आखिरी लड़ाई बता रहे थे, इसे महाराष्ट्र की आखिरी लड़ाई का नाम ये शिवसेना उद्धव ने ही दिया था नाम, इसीलिए मैं कह रहा था आखिरी लड़ाई अगर हार गए तो इसका मतलब हो गया ये आखिरी लड़ाई उन्होंने कहा था। यहां अभिज्ञान को जोड़ना चाह रहे हैं। अभिज्ञान ठाकरे इस पे, क्योंकि मैं इतने सालों से उनको दोनों उद्धव को और राज को जानता हूं, देखिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये। अभिज्ञान आपको रोककर बस तस्वीरें बता देना चाहूंगा। सीएम फडणवीस जो हैं वो बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, बहुत लगभग 3:30 बजे से उनका इंतजार है। अपनी बात पूरी कीजिए। तो जो कोर शिवसैनिक था और उसका जो समर्थक था, आज शिंदे के रूप में उनको एक विकल्प मिल गया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है अनुराग। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप शिवसैनिक है या शिवसेना की सोच से समर्थन रखते हैं या जो बाला साहब एक समय में कहते थे उससे समर्थन रखते हैं तो आपके पास शिवसेना का ही ऑप्शन है। नहीं, शिंदे की पॉलिटिकल राइज की वजह से अब आपके पास ऑप्शन है उस साइड भी जाने का जहां पर उसी विचारधारा का एक दूसरा नेता खड़ा हो गया है। और मुझे लगता है कि ठाकरे ने इस बात को, एक तो वो देर से मिले, मेरे हिसाब से तो राज और उद्धव के मिलने का समय बहुत देर था, 20 साल बाद मिले लेकिन 20 दिन पहले मिले। अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने कि कोर शिव सैनिक के पास नाउ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ शिंदे। तो ये चीज उनको समझ में नहीं आई क्योंकि बहुत कार्डर बेस्ड पार्टी रही है शिवसेना। तो ये उसका बहुत बड़ा लॉस है अगर आप लोकल इलेक्शंस को देखिए। अच्छा, शाइना एनसी, यहाँ फडणवीस साहब तो दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे दिखाई नहीं दे रहे, वो पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, कुछ जानकारी है आपको देना चाहेंगी? देखिए, जानकारी देना, स्पेक्यूलेशन करना ये हर इलेक्शन में होता है। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहती हूं कि बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ। नहीं, आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, आप क्यों स्पेक्यूलेशन लगाएंगी भाई? आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं उस पार्टी की, शिवसेना शिंदे की। आप तो पुख्ता जानकारी दीजिए। जो काम हुआ है ऑन ग्राउंड, जो काम हुआ है ऑन ग्राउंड, आज के दिन तो जीत मनाने दीजिए, इसके बाद जितने मैं तो कह रहा हूँ इस जीत में शिंदे साहब मिसिंग हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, इस जीत में ये जीत शिंदे साहब के बिना अधूरी है। बीजेपी का प्रोग्राम है। अच्छा, ये आज जो देवेंद्र जी गए हैं तो उनके पार्टी ऑफिस यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऑफिस पे, तो स्वाभाविक रूप से वहां वो अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे। लेकिन कल के दिन जब निर्णय लेना है, महायुति के महापौर जहां एक एक जगह बैठे हैं, कल्याण डोंबिवली हो, अंबरनाथ हो, थाने हो, मुंबई हो, अनगिनत जगह, वहां चर्चा के साथ साथ ही निर्णय लिया जाएगा और वहां जल्लोश आप महायुति का जरूर देखेंगे। मैं समझ गया। आई थिंक इट्स टू सून, द रिजल्ट्स आरंट इवन प्रॉपर्ली आउट हियर। मैं समझ गया। जफर भाई, अब मुझे ये और बता दीजिए कि मेयर मुस्लिम होगा, महिला होगी, पुरुष होगा, कुछ पत्ते तो खोलिए। देखिए, सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगी कुछ क्षणों में, लेकिन आदरणीय फडणवीस जी ने इसका जिक्र ऑलरेडी कर दिया। हाँ, खुलासा तो कर ही चुके हैं। अच्छा, महिला पुरुष में तो बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम का तो मुझे क्लियर है, महिला पुरुष में तो बता दीजिए। हो भी सकती है महिला, प्रोबेबिलिटी 50-50 है। अच्छा, शाइना कुछ जोड़ना चाह रही है। शाइना, बट एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। देखिए कि इस पूरे जीत में कुछ लोगों के नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाते इसलिए कि हम सिर्फ लीडर्स का नाम लेते हैं, बड़े लीडर। लेकिन देखिए, मुंबई के जो हमारे पार्टी के चीफ है अभी जो है, और पहले जैसे शलार साहब थे, वो उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है मुंबई में जब वो मुंबई के चीफ बने। मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा शाइना अपनी बात और कह दें। शाइना, आप कुछ कहना चाह रही थी इस पर? जी हाँ, देखिए, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 90 सीट्स में से, जहां अनिवार्य है कि 50% दे महिलाओं को, वहां हमने 63 सीट्स महिलाओं को दिया। वैसे शिवसेना ने जैसे किया, बीजेपी ने भी किया है। तो हमारी उम्मीद है कि महायुति का महापौर जरूर एक मराठी मानुस, एक हिंदू जिसका दिल धड़कता है मुंबई के लिए, लेकिन एक महिला हो
तो चार चांद लगेगी। हाँ, कह दिया आपने अपने दिल की बात। और जफर इस्लाम ने भी कहा कि महिला भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो महायुति की तरफ से कोई महिला मेयर दिए जाने की तैयारी है। अभी आज की डिबेट में जफर इस्लाम और शायना इंसी की बात सुनकर मैं ये कह सकता हूं, जो जीते उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं जीत पाए उन्हें बहुत बहुत शुभकामना के साथ अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। ताल ठोक के देखने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।